हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का यह तीसरा पार्ट है और इसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह हमारा हिस्ट्री का जैसा हमने डिफाइन कर रखा है कि हम पहले प्रागैतिहासिक काल जो हमने पढ़ा, इसके बाद में प्राचीन काल पढ़ा, इसके बाद में मध्यकाल पढ़ेंगे और इसके बाद में आधुनिक काल पढ़ेंगे। प्राचीन जो हमारा ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक काल को हमने दो भागों में विभाजित करके पढ़ा। पहला पाषाण काल और दूसरा ताम्र पाषाण काल। इसके बाद में प्राचीन काल को हमने वैदिक युग पढ़ लिया। वैदिक युग में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ लिए। महाजनपद काल हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ लिया। और थर्ड पार्ट में हम राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो सेशन होगा पूरा यही होगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अगले सेशन में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जो शासन रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारा आ जाएगा आधुनिक काल। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पहले कुछ विदेशी जनजातियां आई हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं और उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश पर शासन किया। इन विदेशी जातियों में शक, यूनानी, कुषाण ये प्रमुख थे। तो एक एक करके इन जातियों के बारे में और इन जातियों में जो जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो शक जाति आई थी ये कौन थी। तो यह एक चीनी जनजाति थी। इस वंश के मुवक और अजेस नामक जो राजा थे, इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं और इन्होंने मथुरा और पंजाब और उज्जैन इन क्षेत्रों में अपना राज किया। इस जाति की दो प्रमुख वंश थे, एक तो शहराद वंश और दूसरा कदरमक वंश। ये शक एक जाति थी और इस जाति के अंदर दो वंश दिखाई दिए मध्य प्रदेश में, शहराद वंश और कदरमक वंश। आइए एक एक करके इन वंशों को पढ़ते हैं कि इन वंशों में प्रमुख राजा कौन हुए। पहले बात करते हैं चेहराद वंश की। तो चेहराद वंश के प्रमुख शासक थे भूमक और नहपान। नहपान भूमक के सिक्के मालवा से तथा नहपान के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। नहपान का युद्ध गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ में हुआ था, जिसमें वह मारा गया था। इसके बाद में आते कदर्मक वंश में। कदर्मक वंश की स्थापना यशोमती और उनके पुत्र चष्टन ने की थी। उन्होंने यहाँ पर राज किया। इसके बाद में आते हैं रुद्रदामन। यह भी एक कदर्मक वंश का प्रमुख शासक था। सुदर्शन झील का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इसके बाद में आते हैं इसी वंश में रुद्रसिंह तृतीय। रुद्रसिंह तृतीय को मारकर विक्रमादित्य ने उज्जैन पर गुप्त वंश का शासन स्थापित कर दिया था और इसके बाद में यहाँ पर उज्जैन पर गुप्त वंश की स्थापना हो गई थी। तो देखिए, एक जो हमारी शक जनजाति थी वो कंप्लीट हो गई। दूसरी जनजाति है हमारी इंडो यूनानी। इंडो यूनानी जो जनजाति है, इसके प्रमुख शासक मिलिंद हुए। बालाघाट में इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं और एक बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन, जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद में तीसरी जनजाति आती है कुषाण वंश। कुषाण वंश में भी बहुत सारे राजा हुए। इनमें से हम प्रमुखवाद डिस्कस करेंगे। यह पश्चिम चीन की एक जनजाति थी। वहाँ पर 5 यूनी नाम की जनजातियाँ थी। उनकी एक शाखा हमारे मध्य प्रदेश में आकर के बसी। इसके प्रमुख राजा हुए कुजुल कटफिसेस। यह इसके प्रथम राजा थे, जिसके सिक्के हमें विदिशा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आते हैं विमुख कटफिसेस। इसके सिक्के भी हमें विदिशा और इसके साथ में शहडोल से भी प्राप्त हुए हैं। इसी ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का प्रचलन शुरू किया था। इन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए। इसके बाद में आते हैं कनिष्क। तो कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की। इसके बाद में आते हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ कनिष्क के बाद में वशिष्ठ आए और इनका जो अभिलेख है वह हमें सांची से मिला। इसके बाद में हुए हुविस्क। हुविस्क के सिक्के शहडोल और हरदा से मिले हैं। हुविस्क के बाद में आते हैं वासुदेव और इनके सिक्के जबलपुर तेवर से मिले हैं। भेड़ाघाट से 2 मूर्तियां और कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, यह हमारी जो विदेशी जनजातियां थीं, शक, यूनानी और कुषाण, ये तीनों हमने कवर कर ली। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में किन किन राजवंशों का शासन दिखाई दिया। पहले हम देखते हैं नागवंश कि नागवंश की स्थापना किसने की और इसमें जो जो प्रमुख राजा हुए उनको देखेंगे। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में ही करीबन सैकड़ों राजाओं ने यहाँ पर राज किया, जिसमें से करीबन हम 15 वंशों को पढ़ेंगे और इन 15 वंशों में 20-30 जो भी राजा होंगे प्रमुख, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं नागवंश की। नागवंश की स्थापना वृषनाग ने की थी और इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। वृषनाग के बाद में आते हैं भीमनाग। भीमनाग ने अपनी राजधानी पद्मावती पर स्थानांतरित कर दी। कुषाणों के उन्मूलन के लिए, मतलब कुषाणों के विनाश के लिए इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे।
इसके बाद में आते हैं मणपति नाग। मणपति नाग इस वंश का अंतिम शासक हुआ, जिसे समुद्रगुप्त ने हराकर यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद में इनके एक और शासक आते हैं रवि नाग। इसका जो सिक्का है हमें एरन मतलब सागर से प्राप्त हुआ है। तो नागवंश में हमने तीन राजाओं को पढ़ा। पहला वृषनाग, दूसरा भीमनाग, तीसरा मणपति नाग और चौथा रवि नाग। यह नागवंश के प्रमुख शासक थे। इसके बाद में हम बात करेंगे बौद्धि वंश की। इस वंश की जो सिक्के मिले हैं वह हमें जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। जबलपुर में जो त्रिपुरी है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो इसके प्रमुख शासक रहे हैं वह हैं बौद्धि, वशु बौद्धि, चंद्र बौद्धि और शिव बौद्धि। इसके बाद में आता है माघ वंश। माघ वंश यह बुंदेलखंड क्षेत्र का राज्य था। इसके प्रमुख राजा तीन हुए हैं, भीमसेन, माघभद्र और भद्रमद और शिवमद। इनके सिक्के और शिलालेख बांधवगढ़ उमरिया से प्राप्त हुए हैं। कुषाणों से इन्होंने संघर्ष भी किया था, युद्ध हुए थे इनके कुषाणों के साथ में। इसके बाद में अगला शासक आता है वाकाटक वंश। यह एक ब्राह्मण वंश था। विद्याशक्ति नामक ब्राह्मण ने इस वंश की स्थापना की। इसके प्रमाण सतना और पन्ना से मिले हैं। इसके कुछ अभिलेख भी मिले हैं। हरिसेन के प्रयाग अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने श्रीधर को हरा करके विदिशा पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। इसके बाद में यहाँ के दूसरे राजा आते हैं प्रवरसेन। प्रवरसेन ने छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट तथा इंदौर इन क्षेत्रों में शासन किया। इसके बाद में इनके अगले वंश जो आता है वह आता है परिव्राजक वंश। इसमें हमें एक ही राजा को पढ़ना है और वह है देवादय। इसका पहला राजा देवादय था और इन्होंने राज्य अपना पन्ना के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया। इसके बाद में अगला वंश आता है हमारा उच्च कल्प राज्य। यह सतना में स्थित ऊंचाहार जो अभी स्थान है उसका प्राचीन नाम था। ओधदेव, कुमारदेव, जयस्वामी, व्याघ्र, जयनाथ, सर्वनाथ और बहुत सारे इस पर राजा आए, लेकिन इसमें कुछ ऐसा याद करने योग्य ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में आते हैं हम पांड्य वंश पे। पांड्य वंश अमरकंटक के पास कौशल क्षेत्र में आता है और इसका प्रथम राजा जयबल हुआ तथा अंतिम राजा इसके राजा भारतवल हुए। इसके बाद में आता है शैलवंश। शैलवंश महाकौशल क्षेत्र में स्थित है और इसके भी प्रथम राजा श्रीवर्धन हुए, अंतिम राजा जयवर्धन हुए। कुछ ऐसा देखिए, कहानियाँ तो बहुत है लेकिन इतना सारा याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें जो प्रमुख हैं केवल हम वही पढ़ रहे हैं। जैसे इनके वंश में कुछ प्रमुख नहीं है तो इनके केवल प्रमुख पहले शासक और अंतिम शासक के बारे में ही पढ़ा हमने। इसमें प्रमुख बात यह है कि राधौली नामक जो ताम्रपात्र है वहाँ से बालाघाट से जयवर्धन ने उत्कीर्ण करवाया था, यह पता चला है ताम्रपत्र से। अगला वंश आता है राष्ट्रकूट वंश। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की दो शाखाओं ने, पहली शाखा ने बैतूल अमरावती में और दूसरी शाखा ने मान्यखेड़ महाराष्ट्र में अपना शासन स्थापित किया। अब हम देखते हैं कि पहली जो इसकी शाखा थी बैतूल अमरावती, उसके प्रमुख राजा कौन कौन से हुए। तो इसके प्रमुख राजा दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिकराज और युद्रासुर नाम के इसके प्रमुख राजा रहे, जिसके हमें प्रमाण मिले हैं। युद्रासुर जो था इनके ताम्रपत्र तितिरखेड़ी मतलब मुल्ताई से प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद में इसका जो दूसरी शाखा थी वह थी मान्यखेड़ शाखा। इसमें प्रतापी राजा हुआ दंती दुर्ग। इसने अपनी पहली शाखा को भी अपने राज्य में मिला लिया। जो पहली शाखा थी बैतूल अमरावती वाली वह भी इसने अपने राज्य में मिला ली। दंती दुर्ग ने नर्मदा नदी के तट पर कई युद्ध लड़े। इसके बाद में आते हैं गोविंद तृतीय। देखिए, अभी हम मान्यखेड़ की जो सेकंड शाखा है उसके राजाओं की बात कर रहे हैं। इसके जो अगले शासक रहे वह रहे गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट गुर्जर को परास्त करके उज्जैन में अपना दरबार लगाया। अब उज्जैन में इनका शासक हो गया। तो अब आए ध्रुव। फिर ध्रुव जो है, ध्रुव ने मालवा पर अधिकार किया। वत्सराज जो कि मालवा का प्रतिहार नरेश था और उसके बाद में जो धर्मपाल था वह बंगाल का नरेश था। इन दोनों को ध्रुव ने हराया। इसके बाद में आते हैं इस वंश में इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ने शिवपुरी की कलचुरी वंश की स्थापना की। कलचुरी वंश की राजकन्या बैजुम्बा से विवाह किया, जिसका प्रमाण इंद्रगढ़ मतलब मंदसौर से प्राप्त होता है। इसके समय अरबी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में आता है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला वंश यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार वंश में भी कुछ राजा हुए, जैसे नागभट्ट, वत्सराज, रामभद्र, मीर भोज, महेंद्रपाल, भोजपाल, महीपाल, राजपाल, यशपाल। देखिए, इतने सारे राजा हुए तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। राजस्थान में
हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित, मतलब राजस्थान में एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, उन्होंने इस वंश की स्थापना की। लेकिन इस वंश की एक शाखा हमारे मध्य प्रदेश में आ गई और उज्जैन में उन्होंने आकर के अपना वंश की स्थापना की। इसने अरबों के आक्रमण को विफल कर दिया। फिर आए वत्सराज, तो वत्सराज ने राज्य का विस्तार किया। अब जब ये राज्य का विस्तार करने निकले तो इनका युद्ध हुआ किससे? राष्ट्रकूट के नरेश जो कि कृष्ण तृतीय थे, पाल नरेश जो कि धर्मपाल थे, और प्रतिहार में यह स्वयं थे वत्सराज। इन तीनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ? पाल नरेश वत्सराज के मध्य, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के मध्य, और पाल नरेश धर्मपाल और प्रतिहार नरेश वत्सराज, इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इसके बाद में अगले शासक आते हैं, वह है रामभद्र। उसके बाद में आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। मिहिर भोज के समय अरबी यात्री जो है वह भारत आया था। मिहिर भोज ने बुंदेलखंड पर अपना अधिकार किया। मिहिर भोज को ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और कुकल जो कि कलचुरी वंश का शासक था, जो कलचुरी जो कि अभी जबलपुर त्रिपुरी में है, इन दोनों से परास्त होना पड़ा किसको? मीर भोज को। मीर भोज के बाद में आते हैं महेंद्रपाल। महेंद्रपाल मीर भोज के बाद में आकर के शासक बने, और इन्होंने इनके जो दरबारी कवि थे वह बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन थे इनके दरबारी कवि? राजेश्वर। राजेश्वर की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, इस प्रकार की इनकी कुछ रचनाएं हैं, जिसमें से ये 4-5 बहुत प्रमुख हैं। ध्यान रखिएगा, इनके शासन में ही आए थे राजेश्वर। इसके बाद में आते हैं भोजराज। भोजराज के बाद में आते हैं महिपाल। देखिए, जो महिपाल हैं यह भोजराज के बाद में शासक बनते हैं, और अलमसूरी में इनका जिक्र मिलता है महिपाल का। इसके बाद में आते हैं राज्यपाल। इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब मोहम्मद महमूद गजनवी भारत आया, और भारत आकर के उसने भारत पर आक्रमण किया, तो ये राज्यपाल ने बिना उससे लड़ाई किए हार मान ली थी, और इस कारण से नाराज होकर के विद्याधर गंड ने इनको मार दिया कि आपने लड़ाई तो की ही नहीं और वैसे ही हार मान ली। इस कारण से इन्होंने उसको जाकर के मार दिया था। इसके बाद में आते हैं यशपाल, जो कि इस वंश के अंतिम शासक रहे। इसके बाद में हम बात करते हैं चंदेल वंश की। तो जो चंदेल वंश है, इसके संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल ने महोबा मतलब खजुराहो बुंदेलखंड इस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। चंदेल प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। इनका स्वतंत्र राज नहीं था। ये पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, महामंत्री हुआ करते थे। जय शक्ति के आधार पर ही इस वंश को कई बार जय जाग भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो दूसरे शासक आए इसके यशोवर्मन, इन्होंने कलिंजर का किला जीता, खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया, और विष्णु मूर्ति जो उन्होंने लेकर के आए वह प्रतिहार नरेश देवपाल को हरा करके वहाँ से कन्नौज से लेकर के आए। इसके बाद में अगले शासक आते हैं धंगदेव। यह बहुत इंपॉर्टेंट थे। यशोवर्मन का पुत्र था, जिसने प्रतिभाओं से पूर्ण स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना की। अभी तक ये देखिए सामंत के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जब धंगदेव आए तो इन्होंने युद्ध किया और उसके बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। धंगदेव ने खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिंदनाथ मंदिर, वैश्यनाथ मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। धंगदेव के बाद में आते हैं गंगदेव। तो गंगदेव जो थे यह धंगदेव के पुत्र थे। इन्होंने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध बनाए गए जो पक्ष एक बनाया गया था महमूद गजनवी के खिलाफ हमारे भारतीय संघ का, उसमें इन्होंने भाग लिया था। खजुराहो के जगदम्बे मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर गंगदेव के शासनकाल में ही बनवाए गए थे। इसके अगले जो शासक आते हैं वह है विद्याधर। गंगदेव के पुत्र हुए थे विद्याधर। इन्होंने हिंदू संघ से भागे राजा राज्यपाल की हत्या कर दी। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि वो जो विद्याधर जो राज्यपाल थे वह अपना राज्य छोड़ करके चले गए थे, और उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी मोहम्मद गौरी की, महमूद गजनवी की। तो इस कारण से क्या हुआ, विद्याधर ने उनकी जाकर के हत्या कर दी। जब इन्होंने हत्या कर दी तो गजनवी को भी गुस्सा आया कि आपने उनको मार दिया, तो उससे भी इनका युद्ध हुआ, और जब उनसे युद्ध हुआ तो इन्होंने उससे फिर अपने राज्य की रक्षा की। कंदरिया महादेव विद्याधर ने ही बनवाया था। ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह विद्याधर ने ही बनवाया था। इसके बाद में आते हैं राजा कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन ने सोने के सिक्के चलाए। महोबा में कीर्ति सागर जलाशय भी बनवाया। इसके बाद में आते हैं सुलक्षण वर्मन। तो
परमार शासकों को लूटा है। इन्होंने क्या किया, एक तो परमार शासकों को लूटा, दूसरा इन्होंने कलचुरी के जो शासक थे उनको भी हराया। तो इन्होंने तो लूटने और हराने का ही कार्य किया। इसके बाद में आते हैं मदन वर्मन। रीवा में 48 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि मदन वर्मन के काल के थे। मदन वर्मन ने मालवा के यशोवर्मन जो कि परमार राजा थे इनसे विदिशा राज्य को जीता था और वहां पर राज्य किया। इसके बाद में आते हैं परमर्दी देव। परमर्दी देव यह मदन वर्मन के पौत्र थे। इनके भी 6 सिक्के, 6 अभिलेख हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से, अजयगढ़ मतलब पन्ना, मदनपुर, सेमरा, अहाड़, चरखाड़ी, यहाँ यहाँ से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आला उदल जो कि बहुत ही ज़्यादा वीर शासक थे, इनके ही शाले थे और इनके ही योद्धा भी थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से जब उनका युद्ध हुआ तो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद में जो परमति देव है, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। क्योंकि उनसे युद्ध लड़े, हार गए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे उनके महामंत्री को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उठा करके उनकी हत्या कर दी। परमति देव जैसे अब खत्म होता है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे परमार वंश के। जो परमार वंश है इसके प्रमुख शासक रहे हैं उपेंद्र राज। इन्होंने इस वंश की स्थापना की। यह प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। यह भी पहले स्वतंत्र राज नहीं थे, यह भी पहले शासक, यह भी पहले सामंत हुआ करते थे। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर राजा आते हैं वह हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष प्रथम स्वतंत्र शासक हुए। इसके पहले तो यह सामंत के रूप में कार्य करते थे, लेकिन जो श्रीहर्ष आए उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद में आते हैं राजा भोज। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजा भोज। इस वंश के प्रसिद्ध शासक रहे थे। इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी मतलब धार को बनाया। राजा भोज ने भोजताल मतलब भोपाल सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में इन्होंने संस्कृत विद्यालय, विजय स्तंभ, इसका भी निर्माण करवाया। राजा भोज संस्कृत के विद्वान और कवि थे। इन्होंने संस्कृत में कई रचनाएं की, जैसे कि सम्रागण, सूत्रधार जो कि शिल्प शास्त्र से रिलेटेड था, सरस्वती कंडभारम, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व, भुक्तिकल्पम, इस तरह के इन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की थी। इसके बाद में आते हैं यहाँ पर जैसे हैं तो भीम प्रथम जो कि चालुक्य थे, और तथा जो कर्ण थे कलचुरी मतलब जबलपुर के शासक थे, इन दोनों को इन्होंने हरा करके मालवा पर अपना अधिकार प्राप्त किया। इसके बाद में आते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने पहले माहेशमती मतलब महेश्वर में अपना अधिकांश समय अपना महेश्वर में राज किया, और इसके बाद में इन्होंने जो अधिकांश समय अपना बिताया वह जबलपुर में बिताया। कृष्णराज माहेशमती का पहला ज्ञात शासक हुआ। इसके बाद शंकरगढ़, बुद्धराज, यह भी कुछ शासक हुए इनके शासनकाल में। बुद्धराज को चालुक्य राजा मंगलेश ने मार भगाया और फिर वहाँ पर त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना कर दी। कलचुरी वंश के बाद में हम इसके जो अगले शासक हुए वह हुए वामराज देव। त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक वामराज देव था। इन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने यह जो राज्य था इस राज्य को चेदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम चेदी महाजनपद कहते हैं। इसके बाद में अगले शासक आए कुकल्ल। इनके समय कलचुरी की शक्तियों का उत्थान हुआ, मतलब इनके समय कलचुरियों की जो शक्ति थी वह बढ़ी। इसके बाद में आते गंगदेव। इन्होंने भी अनेक युद्धों में भाग लिया। गंगदेव के बाद में आते लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण का गंगदेव के पुत्र थे। लक्ष्मीकर्ण ने चालुक्यों के साथ मिलकर के परमार राजा भोज को मार दिया था। इसके बाद कलचुरियों का पतन होना शुरू हो गया और इस वंश पर मुस्लिम शासक स्थापित हो गए। अब आता है गुहिलहाल वंश। गुहिल वंश यह चला हमारा लगभग 1000 से लेकर के 1050 तक, करीबन 50 सालों तक यह चला। जीर्ण अभिलेख से जो कि मंदसौर विग्रहपाल के शासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके जो अगले शासक हुए वह हुए लक्ष्मण, वज्रदामन, कीर्तिराज, मधुसूदन, इनके अन्य शासक हुए। कीर्तिराज को 1021 में महमूद गजनवी ने हरा दिया था। इसका जो अंतिम शासक हुआ वह मधुसूदन था। फिर यहाँ पर भी मुस्लिम वंश की स्थापना हो गई। इसके बाद में जो अंतिम वंश आता है हमारा वह है तोमर वंश। 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव ने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। तो इसके स्थापना किसने की? तोमर वंश ने। इसके बाद में आते हैं सूरसेन। तो राजा सूरसेन ने ग्वालियर का किला बनवाया।
इस किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला बहुत ही सुंदर है, इस कारण से इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ के राजा मानसिंह हुए। मानसिंह ने ग्वालियर में सास बहू का मंदिर, गुरजरी महल भी इन्होंने ही बनवाया था। मानसिंह ने सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी इन दोनों से युद्ध किया। इसके बाद में अगले शासक होते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो कि मानसिंह के पुत्र थे, इब्राहिम लोदी को हरा करके इन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। देखिए दोस्तों, तो जितने भी यहाँ पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे कि शक, यूनानी, कुषाण, इन सभी के बारे में पढ़ा। और इसके बाद में जो हमारे प्रमुख राजवंश हमारे मध्य प्रदेश में हुए उनके बारे में पढ़ा। तो यह हमारे 3 वीडियो में हमारा प्राचीन भारत तक खत्म हो जाता है। देखिए, हमने जो पहला वीडियो किया था उसमें हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहक वंश और गुप्त वंश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद में जो हमारा दूसरा वीडियो आया उसमें हमने ये जो विदेशी आक्रमण हुए उनको, और जो हमारे मध्य प्रदेश में छोटे छोटे जितने भी राजवंश हुए उनके बारे में पढ़ा है, जैसे कि नागवंश, बौद्धि वंश, मगध वंश, वाकाटक वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, पांड्य वंश, शैल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, कलचुरी और गुलहार। तो इतने जो वंश हुए इन सभी के बारे में जो भी प्रमुख राजा थे और उन राजाओं से रिलेटेड हमारे मध्य प्रदेश में जो भी प्रमुख कार्य रहे, हमने उनके बारे में पढ़ा। तो आई थिंक कन्फ्यूजन तो आपको बहुत हुआ होगा, लेकिन आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से सारा कन्फ्यूजन हट जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी मित्रों को शेयर कीजिए जिन्हें इस चीज़ की आवश्यकता है। धन्यवाद।